हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें, ये एक बिटर ट्रूथ है, इनसे देखते हैं बात करके, फिर एंड कर देंगे। हेलो जी गालिब भाई, बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। असल में मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वो ये कि ये रैंडम म्यूटेशन की अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन जो थीस्ट हैं वो स्पेशली अगर हम कैसर राजा की बात करें तो वो कहते हैं रैंडम म्यूटेशन नहीं होती है। और मैं कुछ सर्च कर रहा था तो उसमें भी कुछ इस तरह से आ रहा था कि देयर इज नथिंग टू डू रैंडम म्यूटेशन विद एवोल्यूशन। तो आप इस पे थोड़ा सा कुछ रोशनी डालिए। और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कल या परसों को ये स्ट्रीम की थी कि रन एथिस्ट रन या इस तरह के कुछ। तो और उसमें वही कह ये रहे हैं कि अब ये लोगों के पास कुछ नहीं रहा है करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। अब लोग एथिज्म की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये दो जो है बातें हैं, अगर आप इन पे थोड़ी सी रोशनी डाल। कैसर राजा साहब ये नहीं कहते कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती। ये जिस क्रिश्चियन के हाथ पे कैसर राजा साहब ने बैत की है ना, माइकल बीही, वो ये कहता है कि रैंडम म्यूटेशन नहीं होती। और वो इस बात के ऊपर बड़े बुरे तरीके से गलत साबित किया जा चुका है, और बड़े बुरे तरीके से उस बंदे को कोई एकेडमिक सर्कल में सीरियस नहीं लेता। ठीक है, उसके क्रेडिट पे रिसर्च पेपर्स हैं, और रिसर्च पेपर्स वो हैं जिनमें वो प्योरली एकेडमिक बात करता है। ठीक है, एवोल्यूशन के मैकेनिज्म पे, और अगर एवोल्यूशन के मैकेनिज्म पे ये कि फलां चीज ऐसे होती है या वैसे होती है, ये नहीं, बाकी सब उसकी भोंगियां हैं माइकल बीही की। ठीक है, और दूसरा बंदा जिसको कैसर राजा साहब बहुत ज्यादा कोट करते हुए दिखाई देते हैं, उसका नाम क्या है, मेरे ज़हन से निकल गया। वो तो अगला बायोलॉजिस्ट भी नहीं है, वो फिलोसफी क्यों, उसके पास पीएचडी है। ठीक है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है, उसका नाम क्या है। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के लोग हैं, और कैसर साहब जो है और डिस्कवरी इंस्टीट्यूट वाले जो है वो क्रिश्चियन है पक्के। तो कैसर साहब को चाहिए कि बपतिस्मा ले लें। मैं तो कैसर साहब को 10 बार कह चुका हूँ, बपतिस्मा लेने की कोशिश करें, क्योंकि जिन लोगों को आप इतना सच्चा समझते हैं वो यसु को भी सच्चा समझते हैं, और यसु को खुदा का बेटा मानते हैं। तो फिर आप इस्लाम पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके पास अपना तो इस्लामी को लॉजिक तो है नहीं है। दूसरी बात है, रैंडम म्यूटेशन नहीं होती, इससे बड़ी स्टूपिड बात ही कोई नहीं। आपको पता है कि रैंडम म्यूटेशंस की वजह से ही बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें नहीं पता, हमें सामने नजर आती हैं। जैसे जैसे कि दो क्रोमोसोम्स का गलत तरीके से फ्यूज हो जाना आपस में, ये हमारे सेल्स में भी होता है, बॉडी के सेल्स में। अगर रैंडम म्यूटेशन ना होती तो कैंसर नहीं हो सकता था। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सही कैंसर कहा आपने। नहीं हो सकता था अगर अगर रैंडम म्यूटेशन ना होती, तो कैंसर नहीं हो सकता था। आपकी मेक स्किन सेंस। पे जो वार्ट्स बनते हैं, जो ये आपके ऊपर काले डॉट्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ये भी रैंडम म्यूटेशन ही होती हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, एवोल्यूशन जी जो जी। है वो किन से होती है? जब ऐसी ही म्यूटेशंस जर्म लाइन में हो जाती हैं, यानी स्पर्म या एग में हो जाती हैं, तो तब वो एवोल्यूशन में चीज चली जाती है। वैसे हर इंसान में म्यूटेशन, आपको अपनी अपनी बॉडी पे ही रैंडम म्यूटेशंस होती हुई दिखाई दे देंगी। आप क्या, आप और मैं ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनको कैंसर हुआ है और कैंसर से सर्वाइव किया या कैंसर से मरे हैं? हम जानते हैं, हमारे सामने हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब एक सिंपल सी बात है, असल में एवोल्यूशन के होने का मैकेनिज्म क्या है? डीएनए का बदल जाना एवोल्यूशन के होने का मैकेनिज्म है। बिल्कुल सही। ठीक, डीएनए का बदलना है। ठीक है, तो डीएनए के बदलने के बहुत रास्ते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं कि कोई वायरस जो है वो आपके जिस्म में जब दाखिल होता है ना, तो उसका एक वो काम कैसे करता है, वो उठता है, वायरस जाता है आपके सेल के अंदर, एंटर होता है, फिर उसका टारगेट क्या होता है? उसने जाना होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब वो पहुंचता है तो न्यूक्लियस में डीएनए जो है ना वो गुंजल हुआ यूं पड़ा होता है अंदर सारा। उसने न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अंदर जाके अपने आप को कॉपी कर लेना होता है। जी जी, ठीक है, रेप्लिकेट करता है वहां पे जाके। ठीक है, अब जब वो वहां पे जाके कॉपी हो जाता है ना, तो जब डीएनए को सेल डिवीजन के दौरान डीएनए को पढ़ता है ना, पढ़ती शुरू करती है ना प्रोटीन, तो वो डीएनए पढ़ पढ़ के सेल के स्ट्रक्चर बना रही है ना,
तो उसी टाइम एक और काम होता है कि क्या होता है कि वो वायरस भी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर वो वायरस निकलता है, वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपीज उधर से निकलती हैं और मिलियन दूसरे सेल्स में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है कि इंसान का डीएनए या किसी भी जानदार का डीएनए एक वायरस बदल देता है आके। और अगर वही फिर कुछ कई बार ऐसा होता है कि वायरस की वो कॉपी जो है ना वो डीएनए के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, और वो डीएनए क्या करता है, वो बार बार डीएनए की कॉपी और बार बार अंदर ही बनती जाती है। तो रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं कि वो वापस डीएनए में जाके कॉपी होती हैं और फिर डीएनए से फिर वो कॉपी बनाते हैं। तो ये भी एक म्यूटेशन है। ठीक है, कई केमिकल एजेंट ऐसे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कि वो क्या करते हैं, वो डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब डीएनए जब डैमेज होना शुरू होता है तो वो भी म्यूटेशन होती है एक हिसाब की। ठीक है, डीएनए जी अगर बिल्कुल। और जो डीएनए कॉपी करने वाली प्रोटीन होती है कनीसन, भाई वो गलती करती है डीएनए कॉपी करते हुए। ठीक है, उसको उसका चेक मैकेनिज्म भी है, मगर चेक मैकेनिज्म के बावजूद भी गलती हो जाती है। तो जब चेक मैकेनिज्म के बावजूद भी गलती हो जाती है तो उसी गलती को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और सिंगल पेयर म्यूटेशन तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि अब हर ए के बराबर में एक सी लगना है। अब अगर सी बदल गया, सी जी बन गया, तो जी के बराबर में अब उसको वापस क्या लगाना पड़ेगा, टी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेशन होगी, सिंगल पेयर म्यूटेशन होगी, ये बदल गया वहां से। अब वो जब ट्रांसलेट होगा, अब होता क्या है, बेसिकली डीएनए के अंदर जो लेटर है वो ए सी टी जी, हर जगह पे 3 लेटर्स का एक कोडॉन होता है। कोडॉन क्या करता है, जैसे ए जी, अब इससे एक प्रोटीन बनती है ए जी से। जब इसको वो पढ़नी शुरू करती है ना, कनीसन प्रोटीन या दूसरी प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स इसको पढ़ते हैं, जब पढ़ के इसको करना शुरू करते हैं ट्रांसलेट के, इस डीएनए से प्रोटीन वो बनाते हैं, तो ए जी से एक प्रोटीन बन रही है, मगर ए सी से कोई और प्रोटीन बन रही है। अगर जी सी में बदल गया तो एक प्रोटीन के बजाय कोई और प्रोटीन बनने लग गई। ठीक है, तो जानदार का स्ट्रक्चर बदल गया, एक कोडॉन की वजह से स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, प्रोटीन ही बदल जाती है। तो ये रैंडम म्यूटेशंस जो हैं ये हमेशा होती हैं, और ज्यादातर जब रैंडम म्यूटेशंस होती हैं तो क्या होता है कि उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है, मगर बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है उस म्यूटेशन का। तो वो क्या करती है, वो फिर एक नया कोई फंक्शन क्रिएट कर सकती है। फिर दूसरी बात है कि डीएनए के अंदर ऐसा भी होता है कि एक ही जीन की 10-10 कॉपियां होती हैं। क्यों? और उनमें से कोई एक कॉपी होती है जो एक्टिव होती है। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जीन्स है ना हमारे डीएनए के अंदर, उनकी कॉपीज हमेशा एक से ज्यादा होती हैं। और कई कई जीन्स ऐसे हैं कि जिनकी हमारे पास सैकड़ों कॉपीज पड़ी हुई, कई ऐसे भी जीन्स हैं। ठीक है, और उनमें से एक्टिव एक होती है बस, बाकी सारी डॉर्मेंट होती हैं। बाकी की सब की जो है वो फिर म्यूटेटेड होती हैं, ऐसी होती हैं कि उनमें पॉइंट म्यूटेशन हो के वो टोटली बदल गई होती हैं। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रही होती है मजीद। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे सामने जो है वो हो रहा है, और हमने ये सब कुछ देखा है, मतलब इसका एविडेंस हर जगह पड़ा है। जिस भी बंदे को इस बात की समझ नहीं आती, उसको कोई एक सिंपल सी बायोलॉजी, कैम्बल बायोलॉजी आप उठाएं और आप पढ़नी शुरू कर दें, आपको हर सफ़े पे एवोल्यूशन पढ़ लिखी हुई दिखाई देगी। ठीक है, मगर अफसोस ये है कि कैसर अहमद राजा साहब ने कभी भी कोई बायोलॉजी की किताब भी नहीं पढ़ी। ठीक है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस ट्रेनर हैं, उनका साइंस से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। कैसर साहब ने बस 4-5 एवोल्यूशनरी और एंटी एवोल्यूशनरी टर्म्स और थ्योरीज के नाम याद किए हैं। वो ना तो एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, और हमें अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया था कि कैसर साहब को क्या पता है जब उनकी मेरे साथ डिबेट हुई थी, क्योंकि कैसर साहब सिर्फ इसी बात पर रो रहे थे कि हाँ जी मुझसे फॉसिल्स पे बात कर लो, क्योंकि मैं तैयारी फॉसिल्स की करके आया हूँ। गालिब आपने बात जो है ना फॉसिल्स पे की क्यों नहीं है? मैंने तैयारी की थी गालिब फॉसिल्स पे, आपने फॉसिल्स पे बात नहीं की। मैं तो बड़ी तैयारी करके आया था फॉसिल्स पे। ठीक है, तो अब मसला यह है कि कैसर साहब ने मुझे पहले बता देना था कि गालिब आपने फॉसिल्स पे बात करनी है, तो मैं जरूर फॉसिल्स पे बात कर लेता। मगर मैं तो समझ रहा था कि कैसर साहब को शायद डीएनए का कुछ पता होगा, मगर बड़ा ही अफसोस हुआ कि कैसर साहब को डीएनए का जीरो भी नहीं पता था। सही ये कह रहे हो, प्रॉब्लम बिल्कुल। हुआ था उस दिन। ठीक है, मैंने हाँ आपकी वो डिबेट देखी थी बिल्कुल। और असल में देखें, फॉसिल जो है ना वो फिजिकल एविडेंस है, फॉसिल जो है।
और जो जेनेटिक्स है, जीनोम जो हमने कलेक्ट की, वो उसका जनाब माइक्रोबायोलॉजिकल जो है उसका एक एविडेंस है, जो सी बात है जेनेटिक्स कि हमें रिलेशन। जी, जी। फॉसिल्स आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। डीएनए जो है ना, वो आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप उसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, उस पर मैथमेटिकल परसेंटेजेस बता सकते हैं कि दो जानदारों का कितना जो है ना वो आपस में जेनेटिक सिमिलरिटी है। ठीक है, दो जानदारों के ढांचे, अब एक मछली का ढांचा और एक वेल का ढांचा, आप कहीं हो आपको लगेगा, दोनों को देखेंगे तो आपको एनाटॉमी आप देखेंगे तो दोनों आपको मछली लग रही है, मगर जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। एक वेल के या एक डॉल्फिन के जेनेटिक्स में और एक मछली के जेनेटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। आप हिप्पोपोटामस और इसको देख लें, वेल को, तो इनके हाँ, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। सिमिलर। क्लोजेस्ट रिलेटिव है जो जमीन पे आता है वेल का, वो हिप्पोपोटामस है। ठीक है, बिल्कुल। और एक गाय में और एक वेल में उससे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है जितनी कि एक वेल में और एक फिश में। ठीक है, आप बताएं हमें आप। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हम ढांचों की या एनाटॉमी की बात अब हमें करने की जरूरत नहीं है। एक 3 घंटे की डिबेट में हमने जो है वो डीएनए की बात ही करनी थी, और जो है वो फॉसिल की बात करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ तो डीएनए ले सकता था या फॉसिल ले सकता था। मैंने कहा डीएनए लूंगा, मगर कैसर साहब क्योंकि फॉसिल की तैयारी करके आए थे, तो कैसर साहब के साथ पता क्या हुआ कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे उस दिन डिबेट में। प्रॉब्लम ये हो गया था कैसर साहब के एग्जैक्टली, साथ बस। एग्जैक्टली। हाँ, तो कैसर साहब जितना भी अभी तक कहते हैं ना वो गालिब गालिब तुमने फॉसिल्स पे बात नहीं की, तो वो कैसर साहब को असल में ये कहते हैं, गालिब आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए थे मुझसे जिनके मुझे जवाब नहीं आते थे, बस ये मसला है। अच्छा, वैसे ठीक है यार जी। गालिब भाई, जेनेटिकली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हमारी जीन में जनाब वो चीज़ें मिलती भी हैं। हमारी जीन में जो है ये नेंडरटाल की जीन भी मिलती है 2 to 3%, हमारी जीन में होमो सेपियन की भी मिलती है, और रिलेटिवली जो है दूसरी जो स्पीसीज हैं उनकी भी मिलती है। तो ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो क्यों ये इसको डिनाई करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि मजहब इनको ये कहता है ना, इनका इनका जो मेन बात जो है ना वो ये है कि इनका मजहब जो है ना, वो जो इनका नैरेटिव है, इनका मजहब झूठा साबित हो जाता बस। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, ठीक अच्छा, है। ओके। ये तो जब अभी बात मैं देख रहा था आज इनकी एक प्रोग्राम, तो उसमें ये कह रहे थे कि ये कोई, आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट कि ये कोई न्यूरो साइंस से रिलेटेड हैं, या ये इन्होंने कोई ऐसी कोई स्टडी की हुई है। लेकिन जब मैं इनकी बायोग्राफी देख रहा था तो मुझे ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली कि जिससे पता चले कि ये सीरियसली इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है। अंडर ग्रेड लेवल की कहीं बायोलॉजी शायद पढ़ी हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे अच्छा। बहुत से डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, जब मेडिकल में एग्जाम जो है ना वो एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद वो एमबीए कर लेते हैं। सिंपल फार्मूला है। अच्छा। अच्छा। शायद कैसे साहब के साथ, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चलें ठीक है, चलें सही है, बस चलें, एंड करते बहुत हैं। शुक्रिया, ओके। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।